अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़ मुल्ला। केएसबी का हमने पिछले वीक भी स्टार्ट किया था सेल्स पिक, जो हम लोग उसके अंदर स्टॉक्स जो हम लोग पिच करते हैं वो उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो आज उसका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड है। मेरे साथ हैं राहुल एंड शिराज। दे वुड बी टेलिंग अस अबाउट द स्टॉक्स। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें तो आज मार्केट के अंदर जिस तरीके की एक्टिविटी रही है, मार्केट तकरीबन 800 पॉइंट्स प्लस गई है एंड मेनली बिकॉज क्योंकि एक मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है दैट इज़ रिगार्डिंग OGDC PPL एंड गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेट को जो है वो रिजॉल्व करने जा रही है। पहले एक गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था, वो IMF ने रिजेक्ट कर दिया था। अब सुनने में आ रहा है एक दूसरा प्रपोजल आ रहा है जिसके ऊपर आज हमने एक नोट भी निकाला है एंड वो जो एक है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से SNGP को जो पैसे मिलेंगे वो किस तरीके से OGDC PPL को देगा एंड SSGC सेम तरीके से वही पैसे जो हैं OGDC एंड PPL को देंगे। तो उससे ये होगा कि वो हैवी डिविडेंड्स दे सकते हैं एंड उससे जो है फिर गवर्नमेंट को वो पैसे वापस मिल जाएंगे। एक ही मैकेनिज्म निकाला है। तो मार्केट ने इसी चक्कर में जो है वो तकरीबन 800 पॉइंट्स की मार्केट में एक तेज़ी हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम्स भी तकरीबन 100 इंडेक्स का 120 मिलियन के अराउंड हुआ था। तो एक एक्साइटमेंट आई हुई है। तो अगर हम अपने स्टॉक्स के बारे में कमिंग बैक टू द पॉइंट अगर आएँ तो राहुल से पूछना चाहेंगे कि जो आपने स्टॉक के बारे में बताया था तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं। अच्छा जी, देखें बेसिकली अभी हमने इस वक्त जो है फैसल बैंक को हाईलाइट किया था। फैसल बैंक इज़ द वन ऑफ द लीडिंग बैंकिंग सेक्टर जो अभी शरिया कंप्लाइंट की तरफ हो रही हैं। तो उनका फायदा जो शरिया कंप्लाइंट अभी देखा जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट किया और वो अनाउंसमेंट सूनर और लेटर जो है PSX पे भी अप्लीकेबल होगा और अलॉन्ग विथ इट मीज़ान बैंक के साथ ये भी जो है कन्वर्ट हो जाएंगे एज अ शरिया कंप्लाइंट बैंक। तो इससे इनको ये फ़ायदा होगा, पहले जो शरिया कंप्लाइंट में जो स्टॉक्स थे वो लिमिटेड थे अब बैंकिंग सेक्टर के, अभी ये फैसल बैंक की एंट्री हो जाने के बाद बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो फैसल बैंक में भी दिखने को आएंगी। तो इसी तरीके से अभी रिजल्ट सीजन भी है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अराउंड 90% जो उनकी डिपॉजिट हैं वो शरिया कंप्लाइंट है और उनकी अराउंड 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी शरिया कंप्लाइंट है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे जाके फ्यूचर में हमें यही लग रहा है कि जो फैसल बैंक है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और जो डिफरेंट फंड्स हैं उनकी एक जो परसेंटेज होती है इन शरिया कंप्लाइंट जो कि सिर्फ पहले मीज़ान बैंक में थी, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगी फैसल बैंक में, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक है फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल। तो हम इसको देख सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ताकि आगे जाके जब ये फुली कन्वर्ट हो जाए शरिया कंप्लाइंट में तो इसमें एक बहुत अच्छी अपसाइड भी आ सकती है। और इसके अलावा अभी ये बहुत अच्छे लेवल्स पे अराउंड 23 के जो लेवल्स हैं इसके, यहाँ पे बाइंग अगर बंदा करे तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ से लिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो राहुल आप। अगर आप देखो तो बैंकिंग यूनिवर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मीज़ान बैंक ही था जो कि शरिया कंप्लाइंट था। अब फैसल बैंक क्योंकि फुली कन्वर्ट हो चुका है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, तो ये जो PSX के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास भी डाइवर्सिफिकेशन आ गई है कि जो इस्लामिक शरिया स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो बैंकिंग यूनिवर्स के अंदर उनके पास दो ऑप्शंस आ चुके हैं कि जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है यही है क्योंकि जो आप गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी देखें, आप अभी सागदार साहब ने भी बोला था कि वो रिबा फ्री और उसके ऊपर जाने वाले हैं, तो ये फैसल बैंक को देखते हुए दूसरे बैंक्स भी हैं वो आगे जाके जो है ना वो भी इस्लामिक के अंदर आपको कन्वर्ट होते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड यहाँ पे है, ऑल्दो उसकी ब्रांचेस बहुत कम है पाकिस्तान के कराची के अंदर अगर आप बात करो तो, लेकिन वो भी चेंज होना शुरू हो रहा है। वो जो है अपने बोर्ड्स उन्होंने चेंज करना शुरू किए हैं, इस्लामिक की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उनका भी इसी तरीके से कोई नोटिस आए एंड वो भी इस्लामिक की तरफ जा सके। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि बैंक्स जो हैं अब वो इस्लामिक की साइड पे जा रहे हैं। कि हमारे पास पहले एग्जांपल था प्रीमियर जो बैंक है मीज़ान, उसकी ग्रोथ देखें आप वो किस लेवल के ऊपर उसकी ग्रोथ गई है। तो अब फैसल बैंक भी उसी साइड के ऊपर आया है और फैसल बैंक के अंदर भी जैसा आपने बताया कि उनके नेम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये दूसरे बैंक जो है मुझे ऐसा लगता है इसको कॉपी करते हुए इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे आगे। और ये इट विल बी लाइक सेकंड लीडिंग बैंक जो कि शरिया कंप्लाइंट में, तो उसको और ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा और कस्टमर बेस भी इनका स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। अच्छा जी शिराज, आप प्लीज़ अपने स्टॉक के बारे में बताएं जो आपने लिखा था और उसके बारे में ज़रा डिस्क्राइब करें प्लीज़। जी बिल्कुल, हमने इस वीक जिस स्टॉक को हाईलाइट किया है वो है अलगाजी ट्रैक्टर्स AGTL। बेसिकली जो हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम मिल्लत ट्रैक्टर्स।
स्टॉक को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि हमने रिसेंटली देखा है कि जब से ये आपकी इंटरेस्ट रेट की ऊपर आया है, आपका इंटरेस्ट रेट, इसी तरह जो आपकी कॉस्ट बढ़ी है, ख़ास तौर पे ये ऑटो सेक्टर है, उसके लिए काफ़ी परेशानी हुई है और उनके लिए एक तो डिमांड का इशू आया है, सेकंड ये है कि कॉस्ट की वजह से उन लोगों के लिए मार्जिन्स मेंटेन करना भी मुश्किल हो गया था। तो उस पस मंज़र में हम देखते हैं कि जितने भी आपके ऑटो के स्टॉक्स हैं, सबकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं एंड सारे स्टॉक्स तकरीबन इस वक्त डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं, ऑल्दो उनके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो AGTL को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये ऑलमोस्ट अगर हम इसके रीसेंट हाइज से देखें तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। सेकेंड चीज़ जो AGTL के लिए जो अच्छी हुई है रिसेंटली कि जो दिसंबर का ऑटो सेल्स का डेटा आया था उसमें तकरीबन 275% इनकी सेल्स ग्रोथ हुई थी। 514 यूनिट्स इन्होंने सेल किए थे, इवन मिल्लत से भी इन्होंने ज़्यादा यूनिट्स सेल किए थे। आगे अगर हम स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करें, जो आगे रिज़ल्ट आ सकता है, अभी अप्रैल तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि तकरीबन ₹2.5 तक का इनका EPS आ जाएगा क्वार्टर का। एंड ओवरऑल अगर हम इनकी एनुअल EPS देखें तो वो तकरीबन ₹40 तक चली जाएगी। एंड हमने ये देखा है कि अलगाजी ट्रैक्टर्स जो हैं वो यूजुअली फुल पे आउट्स पे जाते हैं, सो हम ₹40 तक का ही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर करंट प्राइस लेवल से भी देखें तो तकरीबन 15% की डिविडेंड यील्ड बनती है उसकी। सो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि इसको ग्रेजुअली जो है वो बाय करना चाहिए जहाँ जहाँ पे ये आपको ऑन डिप मिल रहा हो। थोड़ा सा इसमें ये होता है कि इसका फ्री फ्लोट कम है, बट अगर आप ग्रेजुअल बाय करें तो पोर्टफोलियो में एक अच्छा डिफेंसिव स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट वी नो इस के इस साल के सेकंड क्वार्टर से या थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट से हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे एंड वंस वो चीज़ नीचे होती है तो हमें डिमांड भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी जैसे बाकी तमाम मोटर सेक्टर की होगी। सो उसका भी एक एडवांटेज होगा कि कैपिटल अपसाइड भी हो सकती है। एंड वी नो कि रिसेंटली जब स्टॉक 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी 270 पर है, तो स्काई इज़ द लिमिट इन AGTL। अच्छा शिराज, अगर मैं आपको इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूँ, जैसे अगर देखें आप, ये यूनिवर्स है जो हमारा ऑटो सेक्टर पूरा ही डिक्लाइन हुआ है एंड आपको लगता है कि अभी जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट अभी है 17% के ऊपर हम हैं, अभी बातें हो रही हैं हम 18% के ऊपर भी जाएंगे एंड मुल्क के जिस तरीके के हालात, इकोनॉमी के जिस तरीके के हालात हुए हैं, डू यू फोरसी के थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन नहीं होते तो ये ऑटो सेक्टर का क्या हाल होगा? क्योंकि ऑटो सेक्टर की इस वक्त जो सेल्स की हालत हुई है वो सबके सामने है कि कितने बुरे उनको हिट पड़ रही है, सारे ही ऑटो को अगर हम देख लें उसके अंदर। तो फिर क्या व्यू बनता है कि अगर लेट सपोज सेकंड क्वार्टर के थर्ड क्वार्टर में भी इंटरेस्ट रेट नहीं रिवर्सल होता? देखिए, इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये साइकिल में इंक्रीज़ होता है, यानी जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही होती है एंड आपकी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो हम देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का एक अंसर आना शुरू हो जाता है। एंड जैसे वो इन्फ्लेशन का अंसर आपकी इकोनॉमी में आना शुरू होता है तो गवर्नमेंट के पास, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा। एंड हमारे पास भी पिछले कई सालों से अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो हमारे पास एक वाहिद टूल बचता है जिससे हम मनी की जो सर्कुलेशन है हमारी इकोनॉमी में उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, वो है इन्फ्लेशन। यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जो जहाँ तक थर्ड क्वार्टर की बात है, जो कि हमने अपना जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो हमने स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में भी यही मेंशन किया है कि थर्ड क्वार्टर से इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। उसका प्राइमरीली जो रीज़न बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है ख़ास तौर पे हम उसको देखते हैं कि वो नीचे आएगी, और उसका एक मेजर रीज़न है कि इंटरनेशनली जो है वो आपकी कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल होना शुरू हुई हैं। हमने देखा है कि आपका जो ऑयल है जो वंस कुछ वक्त पहले 90 के ऊपर चला गया था, वो ऑयल आपका वापस 60s की रेंज में आया और अब दोबारा 70s की रेंज में। एंड वी प्रोजेक्ट के पूरे साल के अंदर जो एवरेज इसका ऑयल का जो रेट रहेगा वो तकरीबन $80 तक रहेगा। सेम लाइक जो आपकी बाकी दूसरी कमोडिटीज़ हैं जिसमें कॉल है, हमने कॉल की इंटरनेशनल प्राइसेस देखी कि वो भी पीक करने के बाद अब दोबारा 150 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गई हैं। एंड उससे हम देखते हैं कि जो एक हमारे यहाँ जो लोकल जो सीमेंट प्लेयर्स थे उनको जो कंसर्न था कोल की राइजिंग प्राइसेस से, अब वो काफ़ी सबसाइड हो गया। हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 18% इंटरेस्ट रेट चले जाए, बट वी कैन फोरसी के 18 पे जाकर ये पीक कर जाएगा एंड वहाँ से जो है इसके
बढ़ने के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज इसकी दो इसके रीज़न्स हैं। हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, एंड एक चीज़ अगर हम थोड़ा सा इसको पस मंज़र में देखें कि जब भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जाता है और उसको ट्रांच रिलीज़ होती है, तो उसके बाद इकॉनमी के अंदर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाता है, बिकॉज IMF प्रोग्राम में कंसोलिडेशन होती है, इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड जब चीज़ें फिस्कल डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड वो फिर इजीली जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आई बिलीव कि वंस ये IMF वाली चीज़ हो जाती है, सो गवर्नमेंट के लिए जो है वो इजी हो जाएगा बाद में इंटरेस्ट रेट को कम करना। बिल्कुल, आई सेकंड दैट कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो IMF प्रोग्राम में चली आती है तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। एंड लोगों को जो कंसर्न है वो यही है कि अभी महंगाई वगैरह है, हम लोग भी ये मानते हैं बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा और मज़ीद बढ़ सकती है महंगाई, लेकिन ये स्टेप्स तो लेने ही थे। हमने जैसे पिछले वाले हमारा जो सेशन हुआ था यही सेल्स पिक वाला, उसमें भी हमने यही बात बोली थी कि ये स्टेप्स लेने चाहिए थे जल्दी। ऑल्दो पाकिस्तान ने बहुत लेट किया इन स्टेप्स को लेने में, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों का उस तरीके से होता है कि हम इलेक्शन में किस तरीके से जाएं, वो उनकी अपनी जगह बात सही है। लेकिन इकॉनमी को अगर आप देखो तो ये डिसीजंस अगर पहले हो जाते, इतने कड़वे डिसीजंस जो अब ले रहे हो आप, तो उससे इकॉनमी आपकी बहुत पहले बेहतर होना शुरू हो सकती थी। लेकिन चलें, अब नहीं हुआ इस तरीके से, बेटर लेट देन नेवर, हम तो यही बोलते हैं। एंड किसी तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा, अगर मैं इसी से आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा सा आप लोग से लास्ट कमेंट्स लेना चाहूँ, अगर इस वीक के अंदर मार्केट का व्यू आपसे लेना चाहता हूँ मैं कि आपको मार्केट कैसी लगती है। फिर सेम क्वेश्चन आपके लिए भी होगा कि आपको कैसी लगती है मार्केट, एंड क्या लगता है इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है, नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, तो प्लीज़ ज़रा शेयर करो। देखिए, इस वीक हमें लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी। उसका रीज़न ये है कि हमने देखा है कि आज भी मार्केट तकरीबन 800 पॉइंट प्लस गई है। ऑल्दो उसके अंदर जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा वो आपका OG और PPL में रहा। एंड जिस तरह अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है, ऑब्वियसली ये जो अब तकरीबन 500 प्लस बिलियन रुपीस अगर गवर्नमेंट रेस करती है और वो फिर इन दो कंपनीज़ के थ्रू OG और PP के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एंड जब वो डिविडेंड वापस डिविडेंड की सूरत में पैसे वो वापस गवर्नमेंट के पास आते हैं, तो जो इस दोनों चीज़ों में जो गैप क्रिएट होगा वो तकरीबन 80 to 100 बिलियन रुपीस का गैप क्रिएट होगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कन्विंस करना है IMF को, बिकॉज IMF जानती है कि हमारे पास फ़िलहाल एज ऑफ नाउ इतना फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम इतनी बड़ी जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको वो देख सकें। दैट्स वाई हमने देखा भी था कि रिसेंटली कि जब ये प्रपोज़ल आया था कि फुल कैश सेटलमेंट कर ली जाए, तकरीबन ये जो तकरीबन 550 बिलियन रुपए की है, बट उसके बाद ये थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू हुआ। बट अब रिसेंट जो वीकेंड पे मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री की और साथ में IMF की, सो अब ऐसा ही लग रहा है कि बज़ाहिर IMF जो है वो इसको अप्रूवल दे देगा पाकिस्तान को। एंड वंस वो सर्कुलर डेट कम होता है, फिर आगे जाके हम देखेंगे इन स्टॉक्स में मज़ीद एंटिसिपेशन बढ़ेगी, बिकॉज डिविडेंड पे आउट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड ये जो आपके OG और PP हैं ये इंडेक्स को मज़ीद पुश करेंगे। इसके अलावा बिकॉज अभी रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि मार्केट में वैसे ही एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। सो इंडेक्स जो है वो आपका यहाँ से ऊपर आता हुआ ही नज़र आ रहा है। एंड हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह IMF के साथ खास तौर पे जो मिनी बजट के हवाले से बातें हों या चाहे वो दूसरे रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से बातें हों, वो थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि आपकी इकोनॉमी के लिए वो थोड़ी से मुश्किल डिसीजन होते हैं, बट जो इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि जो मार्केट में एंटिसिपेशन है वो कैसी है। इन सारे डिसीजंस की वजह से मार्केट में एंटिसिपेशन अच्छी हो जाती है। तो जब एंटिसिपेशन अच्छी होती है तो मार्केट भी जो है वो अपर ट्रेंड में रहती है। राहुल, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज़। जी, मुझे भी लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव टोन में है अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही हैं, हम वैसे भी IMF की कंडीशंस को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। जैसे अभी सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ आई और उसके अलावा जैसे अभी हमने एक्टिविटीज़ देखी PPL, OGDC और उसके अलावा SNGP, SSGC, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी एक्टिविटी की गुंजाइश है और जिसमें एक्टिविटी हो सकती है। और उसके अलावा जो रिजल्ट सीज़न है जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी अभी परफॉर्म कर रहा है, तो एक जो रिजल्ट सीज़न की आने के बाद जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे और जो कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती जाएंगी, तो उनमें भी जो है एक पॉजिटिविटी देखी जाएगी जो कि फर्दर इंडेक्स को अप करेगी।
और थोड़ी बहुत रीशिफ्टिंग भी होगी, रीबैलेंसिंग भी होगी जो है फर्दर फंड्स में। तो वो एक जगह पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, दूसरी जगह पे जो है वो फिर से वो बाइंग चलती रहेगी और इस तरीके से एक सेशन अपवर्ड ट्रेंड में मूव होता रहेगा। और जहाँ जहाँ पे एक थोड़ी बहुत करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग की नीड होगी वो 200-300 पॉइंट करेक्शन करके फिर एक अपना जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू करती रहेगी। जी बिल्कुल, मुझे भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा है। आप लोग दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ कि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है। एंड रिज़ल्ट सीज़न जिस तरीके से अभी स्टार्ट हो रहा है, आज ही के दिन अगर आप हप्को की बात करें तो हप्को ने अपनी 16 फरवरी की डेट अनाउंस की है रिज़ल्ट की, और टुवर्ड्स द एंड हुआ और हफ्तों के अंदर हमने देखा एक फ़ौरन से बाइंग आना शुरू हुई है एंड प्राइस स्टॉक की जो प्राइस है वो अपवर्ड मूव की है। तो इसी तरीके से रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियोज़ की होंगी, शिफ्टिंग होगी, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, और अगर मार्केट उसमें बीच में करेक्शन करती भी है तो वो हम लोग एज अ हेल्दी करेक्शन उसको समझेंगे। एंड व्यू जो है वो बन यही रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ख़राब सीन ना हो जाए। उसके अलावा तो मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट लगता है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप लोग को कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपको पता करना हो तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।